गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसका पहला अभिग्रहित या पहला पोस्टुलेट है कि सेंटर में स्थित ट्रांजिशन एलिमेंट या आयन जो होता है उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। ये आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये मेटल एटम लिगेंड एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए कई वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कई वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराते हैं। इन वैकेंट ऑर्बिटल्स की जो संख्या होती है वो सेंटर मेटल एटम की जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जितनी उसकी उपसय संयोजक संख्या होती है उसके बराबर होते हैं। सेकंड इसका पोस्टुलेट है कि कई प्रकार के वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होकर के समान ज्योमेट्री शेप वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हम पहले हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी ज्योमेट्री अलग अलग संकरण के द्वारा अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती है और इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्राप्त होने वाली ज्योमेट्री के आधार पर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रियाँ पाई जाती हैं। अब देखो, एक ही हम नीचे टेबल देखते हैं, इसमें हम अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और हम एग्जाम्पल लेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। दूसरा, उसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है कि sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड स्ट्रेंथ 2 होती है और स्क्वायर प्लेनर में 2.7 होती है, यानी यहाँ बढ़ गई। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। dsp2 से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है जिससे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये इसकी वैल्यू यहाँ 2.7 होती है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल है sp3 ज्योमेट्री का टेट्रा कार्बोनिल निकिल परमैंगनेट आयन एमीन कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के टेट्रा साइनो निकिल टेट्रा एमिनो प्लेटिनम, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मेटल कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स या हेक्सा साइनो आयरन कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट इसका ये आता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड मॉलिक्यूल डोनर एटम की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में बिहेव करता है, जबकि मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लिगेंड का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयन के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसय संयोजक बंध बनाता है। दोनों ऑर्बिटल्स में जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी ना, उतना ही
उन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और कॉम्प्लेक्स भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये हमको मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं। इसीलिए मेटल आयन के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो पहले क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती उनमें, वो पहले हाइब्रिडाइज होते हैं और उसके बाद एक फिक्स शेप और ज्योमेट्री में लिगेंड्स के साथ में ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ जो ऊपर टेबल देखी थी इसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जैसे देखो स्क्वायर प्लेनर में केवल एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो इनके साथ साथ इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो किस ऑर्डर में बढ़ती है, वो सबसे कम sp3 में होती है, उसके बाद dsp2 में होती है और सबसे अधिक d2sp3 में होती है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी इसके ऑपोजिट भी क्या होता है इसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो बॉन्डेड दोनों एटम्स हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ जाता है। डोनर एटम पे तो +1 चार्ज आता है, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और एक्सेप्टर पे -1 चार्ज आ जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेनर हो जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी के हिसाब से हम किसी कॉम्प्लेक्स की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे समझा सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने 2 रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल हम लेते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये देखो, ये कहता है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, मेटल एटम के ऊपर एन आयन इकट्ठा हो जाएगा या उसका चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अपन सपोज अभी ये एग्जांपल लेते हैं, हेक्सा एक्वो आयरन 3 कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो इस हिसाब से जो आयरन वाटर ये मतलब आयरन जो है इसमें, इसके ऊपर क्या होगा, -3 चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा -3 चार्ज की, आयरन और H2O के बीच में जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उससे फॉर्मल चार्ज -6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो -6 चार्ज किस पर आ जाएगा, आयरन के ऊपर आ जाएगा। इसमें से 3 तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि इसकी एंटिटी के ऊपर +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये 3 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, इसके ऊपर -3 चार्ज रह जाएगा। लेकिन देखो एक मेटल एटम के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज तो उसके लिए अनस्टेबिलिटी को ही कॉज करेगा, यानी कि इतना अधिक ऋण आवेश धातु परमाणु पे नहीं हो सकता क्योंकि धातु परमाणु कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने ये कहा कि ये केवल आयरन पर ही एकत्रित नहीं रहेगा बल्कि ये कॉम्प्लेक्स में जितने भी दूसरे परमाणु हैं उनके ऊपर फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आंशिक आवेश जो मेटल के ऊपर बचेगा वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो या तो ये कैसा हो जाएगा, सेंटर एटम, या तो ये न्यूट्रल हो जाएगा या इसके ऊपर मामूली सा पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, मेटल एटम के ऊपर, मैं रिपीट कर रही हूँ, मेटल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि उसको अनस्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इस चीज़ को
एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने ये कहा कि वो सारा नेगेटिव चार्ज केवल मेटल पे नहीं रहता, बल्कि वो उससे एसोसिएटेड सभी एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि उस मेटल के ऊपर या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर वो न्यूट्रल होता है। अब देखो, पॉलिंग ने फिर ये आगे बताया कि जो वाटर या अमोनिया वाले कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें दोनों में H एटम है, उनमें जो अधिकतर पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर फैल जाता है, पॉजिटिव चार्ज तो, और एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादातर जो उस कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, उनके ऊपर वो वितरित हो जाता है या फैल जाता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपन अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होते हैं, जिसको अपन Ml से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 100% कोवेलेंट नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी होता है। जैसे अपन यही वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो अभी हमने पीछे देखा था। इस कॉम्प्लेक्स में यदि ये जो आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ठीक है, वाटर के साथ में आयरन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ये यदि 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा कि आयरन एटम के ऊपर -3 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। लेकिन यदि ये ऐसा कब होगा, जबकि ये 100% कोवेलेंट है तो। लेकिन यदि ये आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड 50% कोवेलेंट होगा, तो क्या होगा कि 50% कोवेलेंट बॉन्ड होने पर इसमें अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ आयरन ये होने की वजह से आयरन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, 50% आयनिक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड आयनिक हो गया, तो आयरन एटम जो है उसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब अपन हेक्सा एक्वो आयरन 2 कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। अब इसमें देखो, आयरन एटम के ऊपर 0 चार्ज कब होगा, 0 चार्ज तब होगा जब आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो, 33.3% हो। पहले कितना था, 50% की बात की हमने, उससे पहले 100% की बात की। अब यहाँ पर ये तब कोवेलेंट होगा जब इसके ऊपर -3 फॉर्मल चार्ज आएगा। लेकिन यदि ये 50% ही कोवेलेंट है और 50% आयनिक है, तो उस समय क्या होगा कि हम 50% कोवेलेंट लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इस पर ये क्या होगा, FeO बॉन्ड जो है वो 50% अब आयनिक हो गया, तो इसमें आयरन परमाणु पर जो आवेश है वो 0 हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था। अब यहाँ पर ये हम ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जहाँ पे हेक्सा एक्वो आयरन 2 कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन पे 0 चार्ज तब होगा जबकि आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो 33.3% कोवेलेंट हो और 66.6% आयनिक हो। मतलब देखो, रेशो कोवेलेंट बॉन्ड का तो, कोवेलेंट कैरेक्टर का तो कम हो गया, लेकिन आयनिक कैरेक्टर का बढ़ गया। इस तरह से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर घट गई है ना, यहाँ पे +2 है, ऊपर कितनी थी, +3 थी। उस ऑक्सीकरण नंबर के घटने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में भी कमी आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया और आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को ट्रांजिशन मेटल्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अलग अलग लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज़ किया गया, उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या बताया कि जो
वाटर कॉम्प्लेक्सेज है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज़ के तत्वों के द्वारा बनने वाले जो वाटर कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें मेटल एटम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। अब देखो यहाँ पर यदि MO बॉन्ड 1/3 कोवेलेंट है तो मेटल एटम के ऊपर जो पॉजिटिव मतलब फॉर्मल चार्ज है वो 0 हो जाता है। ये कब था, जब हमने वाटर वाला कॉम्प्लेक्स लिया। अब हम NH3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अब NH3 कॉम्प्लेक्स लेंगे तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, MN बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा। पर देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, इसलिए MO बॉन्ड का जो आयनिक कैरेक्टर है वो MN बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होगा, यानी कि MN बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर MO की तुलना में कम होगा। जब आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो MN बॉन्ड में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है उस पर फॉर्मल चार्ज पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। अब मेटल एटम इस स्थिति में न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो अब क्या होगा, इस स्थिति में मेटल एटम को ऑक्सीडाइज होकर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा तो मेटल एटम को ऑक्सीडाइज होकर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी और वो 50% आयनिक कैरेक्टर को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समझाइए COH2O आयन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, जबकि CONH3(6+2) आयन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ आसानी से इसमें +3 में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये समझाने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि हमको इस कॉम्प्लेक्स में CO एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, हमको NH3 वाले कॉम्प्लेक्स में इसमें करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH3(6) +3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ कोबाल्ट पर चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी CO और O बॉन्ड की जो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो वैसे ही ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेटल आयन के ऊपर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा इन्होंने विद्युत उदासीनता के सिद्धांत में कारण बताया पाई बंध बनने का सिद्धांत, थियरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो पॉलिंग के ने ये कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से जो मेटल पे एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको कम करने का दूसरा तरीका क्या है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो Ml बॉन्ड जो है मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और इस स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा कि मेटल कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते। ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है कि कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसमें देखो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस
मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाई बॉन्ड लिगेंड के साथ में बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल लिगेंड है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम को दे करके क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से बना लेता है। अब इससे क्या होगा, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है। अब क्या होगा, मेटल के पास भी फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। इस तरह से ओवरलैपिंग करके वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हम पश्चबंध कहते हैं। तो इस तरह से निकिल और कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो पहले तो कार्बोनिल लिगेंड के पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने क्या किया, निकिल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इसके बाद जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब मेटल के भरे हुए जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, बैक बॉन्डिंग करने के लिए ओवरलैपिंग करते हैं और वो NiC के बीच में इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये देखो, इसकी ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये वाली, इसको हम देखें तो हमको ये पता लगता है कि निकिल एटम कार्बन एटम के साथ में बैक बॉन्डिंग करता है, ये बात ठीक है। तो कार्बोनिल के बीच का एक पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। टूट करके ये इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डबल बॉन्ड में हो जाता है। ऐसा हम मान के चलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर निकिल कार्बन बॉन्ड के बनने के लिए जो कार्बन ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनिल समूह में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका टूटना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग के लिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, इसलिए इस ट्रिपल बॉन्ड को टूटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ज़रूर है कि बैक बॉन्ड बनने के लिए CO के बीच में इससे जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर इफ़ेक्ट आता है। अब देखो, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो उसकी जो CO बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है। अब देखो, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है इनमें सिग्मा बॉन्ड के द्वारा लिगेंड एटम जो है वो मेटल एटम को इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड के द्वारा मेटल के भरे हुए कक्षकों से लिगेंड एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस तरह से टोटल एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है और ये बॉन्ड जो बंध सामर्थ्य है दोनों एक दूसरे के बंध सामर्थ्य को बढ़ाते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से। इस इफ़ेक्ट को सिनर्जी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।